जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की जो बड़ी खबर है वो आपको पता है, वैसे ही पाकिस्तान में तो रोज़ की बुनियादों में, जैसे मैं पहले भी कहते रहे, तो बड़ी खबरें बनती रहती हैं। लबैक का आपने आप प्रोटेस्ट देख लिया, उसके बाद जिस तरह इंसानी जानों का नुकसान हुआ, बल्कि इमलाक का नुकसान हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की बदनामी हुई। खैर एक उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा स्टेप लिया है, उसको लबैक को बैन कर दिया गया है। एक मेजर डेवलपमेंट है मेरा ख्याल। लबैक वाले भी हालात इस आके स्टेज पर ले गए थे कि जहाँ पे वो एक सियासी मूवमेंट बनने के बजाय उन्होंने अपने आप को जाकर एक ऐसी तंजीम में कन्वर्ट किया जो वैलेंस पे बिलीव करते। मेरा ख्याल उन्होंने अपना भी बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने फॉलोअर्स का भी किया है। एक पॉलिटिकल फोर्स बन के रहते, अपने आके जो भी उनका मैसेज है उस पर खड़े रहते, आके लोगों में प्रोपोगेट करते। पहले भी इलेक्शन 2013 में देखा हमने, 2018 में इलेक्शन वो लड़े, अपनी कुछ सीटें भी ली। अगेन तो चेंज का तरीका ये होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, ना कि वायलेंस का हिस्सा बने। हुकूमतों के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए आप प्रॉब्लम पैदा करें। और सबसे बड़ा नुकसान, जैसे मैंने कहा, खुद वो अपने आप को दे बैठे हैं इस पूरे प्रोसेस में। बहरहाल उनको बैन कर दिया गया। उसके साथ ही जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि अपनी कैबिनेट में चेंजेस करेंगे। कुछ ज़्यादा उस पर लोगों को, आपको पता है, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थे। अगरचे हमने भी एक दो दफ़ा इस पर वीला किए, प्रोग्राम में भी बात की कि उसकी रीज़न है। मैं आपको जंग अज़ीम ये दोम का या पता नहीं जंग अज़ीम उस अव्वल का एक लतीफ़ा है, अभी सुना दूँ या बाद में सुनाऊँ आपको कि ये वही काम हो रहा है। वजारतें जो आपके आके चेंज हो रही है ना, जैसे जंग अज़ीम दोम का लतीफ़ है। मेरा ख्याल सुना देता हूँ, आप कहाँ पे इंतज़ार करेंगे, फिर कहेंगे बात लंबी कर दी और आप कहाँ पे बैठ कर आखिर तक इसको देखेंगे लतीफ़ा सुनने के लिए। वो लतीफ़ा ये था कि एक दिन फ़ौजियों को कहा गया, इत्तेहादी फ़ौजियों को बताया गया जो जंग अज़ीम दोम में लड़े थे, कि भाई साहब कल आप तमाम फ़ौजियों को नई वर्दी, नए बूट, नए तस्मे और नए टोपियाँ और नया सब कुछ, गन्ने शन्ने सब कुछ नया मिलेगा। लोग खुश हो गए, पता चेंज जो है कि कल हमें बहुत सारा कुछ यहाँ पर नया मिलेगा। ठीक है जी, फेयर इनफ। अगले दिन वो उसमें जब इकट्ठे हुए परेड में सारे खुशी खुशी फौजी, तो उन्हें एक ही आर्डर दिया गया कि आप अपनी अपनी वर्दियाँ, अपने अपने बूट, अपने तस्मे, अपनी जुराबें, अपनी गन्ने टोपियाँ एक दूसरे से बदल लें। तो जनाब यही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि मेरा ख्याल तीसरी चौथी दफ़ा वजारतें तब्दील हो रही हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना, हर दफ़ा यही करते हैं, वज़ीरों को हुक्म देते हैं कि अपनी वजारतें एक दूसरे को बदल लो। आप क्योंकि एक वजारत में नलायक निकले हो, निकम्मे निकले हो, नहीं चल सकी, आप दूसरी में जाओ, वहाँ पर अपना निकम्मा पानी होना ज़्यादा बड़ा करके दिखाओ और वहाँ पे सरवाइव करो। अब इस पर इमरान खान साहब पे तनकीद भी होती है। साहब ज़ाहिर है मेरे जैसे लोग या और कुछ हैं जो वो इस पर बात करते हैं कि भाई साहब, अगर एक वज़ीर एक महकमे में नलायक निकला है, निकम्मा निकला है और आपके बकौल नहीं चल सका, हमारे बकौल तो नहीं, आपके बकौल, आपका जो अपना भी क्राइटेरिया है उससे पूरा नहीं उतरा, तो दूसरी में जाके कैसे पूरा उतर लेगा। या तो आप जब इनको बना रहे होते हैं वज़ीर, फिर बैठ के एक बड़ा उनका इंटरव्यू करें, वाइवा लें, टेस्ट लें, उसके बाद क्लियरेंस लें। NTS से ये टेस्ट भी लिया जा सकता है कि इसको उस महकमे के बारे में कितनी नो हाउ है। अच्छा, नो हाउ भी होती है बहुत सारे लोगों को। एक होता है टेम्परामेंट, होता है इन्वॉल्वमेंट, पैशन होता है कि वो उसमें वजारत में कितनी दिलचस्पी रखती है या कितना वो बैठ के एक उनको अच्छी लगती है। फिर आप उस बंदे को उसके मुताबिक एलोकेट करते हैं। जैसे यहाँ CSS का हम देखते हैं, इसके एग्ज़ाम होते हैं, वाइवा होते हैं, नफ्सियाती टेस्ट होते हैं बाकायदा, कि किस बंदे को हमने कौन से ग्रुप में देना। नंबर भी दिए, अगेन देखे जाते हैं कि टेस्ट में कितने नंबर लिए जाते हैं। लेकिन वाइवा इंटरव्यू जो है वो वहाँ के जो उसके पैनल बैठा होते हैं, बोर्ड बैठे होते हैं या महरीन बैठते होते हैं, वो उनका बैठ के उनका नफ्सियाती एक जायज़ा भी लेते हैं। तो क्या इस तरह का नफ्सियाती जायज़ा हमारे यहाँ भी लिया जाता है वज़ीरों का, या उनके मिनिस्टर जो हैं उनका बाकायदा कोई एक उनको चेक किया जाए, जज किया जाए कि इनका नॉलेज कितना है, वजारत के बारे में जानते कितने हैं, या वजारत को चलाने की कैपेसिटी कितने रखते हैं, या क्योंकि हमने वज़ीर बनाना है, वजारत भी पड़ी हो, लिहाजा इसमें खपा दो, कल को कल देखेंगे, हटा देंगे, क्या जाते कौन सा हमारे, ये हमें किसी ने पूछना है। अगर राय है, अप्रोच है, फिर ठीक है जी, माशाल्लाह, फिर आप तब्दील भी करें, फिर एक दूसरे को बूट, कपड़े, जूते जो भी हैं, टैंक, गन, गोलियां हैं, वो एक दूसरे एक्सचेंज भी करवा लें, फेयर इनफ। सो वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अभी भी मैं देख रहा हूँ इसमें वजारतें जो उसमें दी गई हैं। अगर मुझे सबसे ज़्यादा सिम्पथी हो रही है वो हो रही है इनके साथ, हमाद अजहर के साथ। कि हमाद अजहर साहब जो है ना, उनको बिल्कुल किसी ने बच्चा समझ के ना फुटबॉल की तरह रेड़ते रहते हैं। एक हाथ इधर किक मारता है, दूसरा उधर किक मारता है, तीसरा उधर किक उनको मारता है। कि जनाब ये पिछले 2-2.5 सालों में आप उनको देख लें, 2-3 दफ़ा उनको ये वजारत ख़जाना मिल चुकी है, उनको जनाब EDA मिल चुकी है, उनको इकनॉमिक प्रोफाइल्स मिल चुके हैं, उनको रेवेन्यू मिल चुका है। और कोई बड़ा आदमी आता है वो किक मारता है, हमाद अजहर साहब वो उड़कर जहाँ पर गिरते हैं। और दाद देता हूँ मैं उसको, जनाब हमाद अजहर को, कमाल आदमी है, कमाल इंसान है, कि मजाल है कोई प्रोटेस्ट करे,
वो मजाल है किसी में थोड़ी सी एक होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी का मुजाहरा करे कि सारा आई एम सॉरी नॉट एनी मोर, अब नहीं, अगर आप मुझे इस काबिल नहीं समझते हर दफ़ा मुझे आगे कर देते हैं और 3-4 दिन मैं एक मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करता हूँ और मैं पोज करता हूँ और मेरी खबरें छपती हैं और मुबारकबादें ले लेते, तो 5वें दिन को और मुझे किक मारते हैं किसी और जगह फेंक देते हैं, वो इसी में खुश हैं कि मुझे वजारत का झंडा लगा हुआ है। मतलब माशाल्लाह बड़े, आप फिर कहेंगे आइडियलिस्टिक में बात करूँ, क्यों ना आइडियलिस्टिक बात करें, होनी चाहिए। अभी आप एक बंदे को आप इनसे पूछे कितनी दफ़ा वजारतें इनकी तब्दील हुई हैं, इट मीन्स कि ही इज़ नॉट फिट समवेयर, या खुद मादरत कर लें या किसी ऐसी वजारत ले लें जहाँ पे उनको बिठा दिया जाए कि भाई साहब अब आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो सीखना है आपने तजर्बे करने इंटर्नशिप करने यहाँ पे कर लीजिएगा। सो इट्स अ वेरी एम्बेरसिंग फॉर एनी वन, ये एम्बेरसिंग होती है कि आपका चीफ जो है ना वो आपको वो करे और आप किसी जगह स्टैंड ना ले सकें कि नहीं सर मैं आप ये मज़ीद अपनी ये जो है ना ये कराने को तैयार नहीं हूँ, जितनी मेरी इज़्ज़त अफजाई थी ना होगी। बहरहाल उनको ये कंपनसेट करने के लिए आई एम सॉरी, उनको कंपनसेट करने के लिए भी उन्होंने अच्छी वजारत खैर उन्होंने दे दी है, उनको एनर्जी को मिली है। वहाँ से उमर अयूब जो हैं उनको हटाया गया। उमर अयूब पे भी यही मसला था कि उनको गैस प्राइसेस हैं, उनके दीगर इशूज़ आ रहे थे और उन पर जो बढ़ता जा रहा है खसारा बढ़ता जा रहा है, 150-200 अरब का हो गया कैपेसिटी चार्जेस, वहाँ भी आना शुरू हो गए। उनका भी वहाँ कैबिनेट में रोज़ाना वहाँ पे लड़ाई होती थी। एक आपको पता है ग्रुप है हमारे वज़ीर दोस्तों का केपी से, वो मोस्टली कराची और पंजाब के लोगों के अगेंस्ट, यहाँ 3-4 ग्रुप बने हुए हैं। कराची है एक, आपका एक पंजाब है और एक केपी के एक है। केपी के एक अच्छे खासे जो 3-4 बड़े पावरफुल वजीर हैं, उनको सपोर्ट मिलती रहती है वहाँ से आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, मोस्टली वो डोमिनेट करते हैं और उनकी पसंद नापसंद जो है ना वो मानी भी जाती है सुनी भी जाती है। परवेज़ खटक साहब पावरफुल मिनिस्टर हैं वहाँ से, फिर मुराद सईद हैं वो सबसे ज़्यादा अगेन वो आते हैं, एक उनकी सुनी जाती है वहाँ से। सो उनकी हमेशा इसके बाद असद कैसर साहब वो कैबिनेट में तो नहीं है लेकिन अपना क्लाउड एक रखते होते हैं। और पिछले हफ्ते इनकी बड़ी एक अच्छी खासी वहाँ पे बहस हो गई थी कैबिनेट के इजलास में, जब ये पता चला और जिस पे शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी या दीगर जो है इन्होंने एहतजाज किया था शफकत महमूद ने कि जो वहाँ पर दी गई हैं इसकी गैस की स्कीमें दी गई वो सिर्फ 3 हल्कों से, परवेज़ खटक साहब के हल्के की हैं, असद कैसर की हैं और एक आधा और हैं। उन्होंने कहा ये सारी जो हैं और उमर अयूब के अपने हरीपुर से भी थी कि सारी गैस जो है वो सारी आप सिर्फ 3 ये हल्के वहाँ पे लगा रहे हैं, उस पर भी इनकी आपस में मतलब मुँह मारी चलती रहती है। खैर ये पहले से तय था कि जब नदीम बाबर साहब चले गए थे तो उमर जो है शायद उनका रहना भी वहाँ पर मुश्किल हो गया था और उमर को बड़ा उन्होंने आगे जिस जगह डाला है वो अपनी डंप की ये मिनिस्ट्री जो है वो EAD जो है EAD की बहुत वो नहीं है, बस ये खाली बिल्कुल वो खुडे लाइन जिसको कहते हैं ना, जिसको खुडे लाइन लगाना हो और वजारत से भी ना निकालना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है ना वो उन्होंने उनको वहाँ पे रख दिया कि आप यहाँ बैठें और इसको देंगे। इसी तरह हमने देखा खुसरो बुख्तियार जो हैं वो मसूफ जो हैं उनको भी इधर उधर वो किक्स वगैरह लगती रहती है, कभी वो प्लानिंग में वो होते हैं तो कभी एक उसमें जाके एक उस इकनॉमिक अफेयर्स में, अब उनका इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के साइड पर लगा, किसी से चार्ज ले लिया, किसी को थमा दिया। जैसे मैंने कहा बल्कि बड़ी खबर आपसे ये शेयर करता रहूँ, जब मुझे पता चला है कि असद उमर जो है इनको भी ऑफ़र की गई थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि आप जो है ना एनर्जी ले लें, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड इशूज़ जो हैं असद के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी इस पर खासा एक नो हाउ रखते हैं। तो लेकिन असद ने इनकार किया क्योंकि असद को ये पता था कि वहाँ बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, फिर गैस के प्रॉब्लम है, फिर सरचार्जेज हैं, फिर वहाँ पे रेवेन्यू के मसाइल आएंगे, फिर पेट्रोलियम के ये दीगर वगैरह सारे इशूज़ आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक पब्लिक क्रिटिसिज्म आ जाएगी। और दूसरा वो अपने आप को अभी तक वज़ीर ख़जाना के उसे बाहर नहीं निकाल पाया कि मुझे जो वज़ारत ख़जाना से निकाला गया था तो वो अगर देनी है तो मुझे दें, बल्कि वो तो ये लॉबी कर रहे थे जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि जनाब कि इसको बना दें, शौकत तरीन की बजाय बेहतर होगा या शाहमुद कुरैशी को बनाया जाए। ये बहुत सारे आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी की थी कि शाहमुद कुरैशी साहब हैं, इनके लिए भी लॉबिंग हो रही थी कि इनको बनाया जाए वज़ीर ख़जाना, क्योंकि ये पंजाब में 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब के साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना रहे हुए, इनका तजर्बा है। तो असद उमर का ये कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे थे कि जनाब कि इसको बना दें। और आजकल इमरान खान साहब असद उमर की ज़रा बातें जो है वो गौर से सुनते हैं, उनकी रिकमेंडेशन को बड़ा वेट भी दिया जाता है जो मेरी इतलात है। लेकिन अगेन उसके पीछे यही थी कि ये भी फिर मसूफ 3-4 महीने बाद कोई नाकाम होंगे तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो है ना, जो उन्होंने मुझे निकाला था यहाँ से 1-1.5 साल पहले, उन्हें मुझे ही फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर लाना पड़ेगा। सो वो उस वक्त तक वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो प्लानिंग वगैरह का फेर देख रहे हैं, जब तक उनको फाइनेंस दोबारा नहीं मिलती, ये तो उन पर उस पर आ गई। लेकिन साथ में जो बड़ी एक उसमें मिशन आ रही है वो ये है कि फैसल वाडा साहब इसमें नज़र नहीं आ रहे। बड़े आप पता पावरफुल मिनिस्टर है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं और अभी उनको उन्होंने सेनेटर बनवाया है। उन्होंने ये कौमी असम्बली की सीट जो छोड़ी कराची से, उनका नाम इसमें नहीं है या उनको अभी वजारत नहीं दी गई। एक और नाम था मोहसिन अजीज़ साहब, सेनेट से हम तवक्को कर रहे थे। मोहसिन अजीज़ जो है वो भी बड़े
काबिल बंदे, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने 2-4 दफ़ा उनकी ये कमेटी मीटिंग्स देखी हैं, सेनेट के इजलास में तकरीरें सुनी है। उनको फाइनेंस और इन्हें ये इश्यूज़ का खासी नो हाउ है। लेकिन वो सेनेट से हम ये तवक्को किए बैठे थे कि शायद अगर 2 नए वज़ीर आए तो एक उनका उन अब्बास बप्पी साहब का आ रहा था मुल्तान से कि साउथ से एक और सीट दी जाए, क्योंकि PTI का वो एक फेस है, नौजवान है, बैतुल माल को उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया। इमरान खान साहब उनसे खुद भी बड़े खुश हैं। उनको वहाँ से इस्तीफ़ा दिलवा के उनको बैतुल माल से, जिसको बहुत अच्छा चला रहे थे, सेनेट में लाए हैं। तो ये शायद आ रहा था कि अगेन उनको भी यहाँ वजारत कोई उनको दी जाएगी, उनको ग्रूम किया जाएगा एज ए उसको मिनिस्टर के तौर पर एक उनको दी जाएगी कोई ना कोई वजारत। लेकिन उनका भी नाम नहीं आ रहा, मोहसिन अजीज़ का भी नहीं आ रहा। तो मैंने अगर किसी से 2-4 लोगों से बात की है अंदर से, तो वो ये कहते हैं कि फैसल वाडो साहब शायद कराची के इलेक्शन तक उनको रोका गया है। हो सकता है कि कराची के इलेक्शन के बाद फैसल वाडो साहब को भी वजारत दोबारा दी जाए और उनको लाया जाए। लिहाजा आप देखें पावर वाली वजारत जो है अभी उसी पे ऑलरेडी उस पर कोई इश्यूज़ थे, तो वो शायद बाद में देखी जाए, लेकिन फ़िलहाल उनको रोका गया। लेकिन साथ मुझे ये भी बताया जा रहा है कि मज़ीद कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगी। ये जो लिस्ट आई है ये आखिरी फाइनल लिस्ट है। सो वो जो बहुत सारे एस्पायरेंट बैठे थे, मूड बनाए बैठे थे कि शायद कोई हम सबको इसमें आके इंक्लूड किया जाएगा, वजारतें बांटी जाएंगी, तो लग ये रहा है कि ये जो लिस्ट आई है जिसमें लोगों को चेंज किया गया है, इसके बाद शायद फर्दर जो मेरे ज़राए कह रहे हैं डोंट नो के बाद में कोई चेंज ऑफ हार्ट होती है, चेंज ऑफ माइंड होती है इमरान खान साहब की, वो फिर तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि यही फाइनल है और मज़ीद शायद वज़ीर जो है ना वो ऐड इस स्टेज पर शायद ना किया जाए। खैर यू नेवर नो, पॉलिटिक्स में कभी भी फैसले चीज़ें बदल सकती होती हैं। इसके साथ जो बड़ा फैसला हुआ है वो इसका भी देख रहे थे, शेख रशीद एक बड़े डिज़ास्टर के तौर पर सामने आए कि उनसे वजारत ये जो दाखिला जो है ना नहीं चल पा रही, और जिस तरीके की उन्होंने चलाने की कोशिश की शहजाद अकबर और उनके दरमियान जो है वो बहुत सारे मसले चल रहे थे, उनके इख्तलाफात भी सामने। क्योंकि शेख रशीद साहब को पता है मेन तो उनके लिए ये थी कि मैं FIA को चलाऊँ, नैब को चलाऊँ, बढ़ के मारने का उनको शौक है। वो FIA नैब उनके कंट्रोल में नहीं है, वो शहजाद अकबर चला रहे हैं, वो सैफ रहमान है मौजूदा दौर के। और उसको शेख साहब के पास क्या बच गया, नादरा बच गया, नादरा पे जाएँ और वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंदे रखवाने की कोशिश करें। सो वो अपसेट हैं। फिर जो अभी यहाँ पर हमने देखा जिस तरह लबैक वालों का उन्होंने डिज़ास्टर किया और उनके बयानात आ रहे हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, लाउड माउथ हैं, बातें बहुत करते हैं मेरी तरह, लेकिन ये प्रैक्टिकली 0/0 है। सो ये सोचा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब ने उनको वजारत दे के शायद गलती कर बैठे हैं और फवाद चौधरी जो है ना उनको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो भी पहले इसके लिए एस्पायरेंट थे। लेकिन वो लग ये रहा है कि फवाद चौधरी जो है उन्होंने वजारत इतलात तक ही महदूद रखने का फैसला, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े टची हैं, उन्हें एक ही चीज़ से फिक्र है, हुकूमत चले ना चले, वजारत इतलात चलनी चाहिए, सोशल मीडिया चलना चाहिए, हमारे सोशल मीडिया सेल चलना चाहिए, ट्विटर पर सारी हुकूमत चले और सब कुछ ऑल इज़ ओके का उन्हें शाम को मैसेज आना चाहिए। इसके अलावा कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए वो फवाद को लाए कि ज़्यादा रीजनेबल है, गुफ्तगू अच्छी करता है, आगे से जवाब दे देता है, फिर मॉडरेट है, प्रोग्रेसिव है और बहादुरी के साथ अपना एक कन्विक्शन रखता है, लाइक इट और नॉट बट ही एज ए ओपिनियन। तो लिहाजा उन्होंने कहा इन्हीं को वहाँ पर रखा जाए। सो वो उनको वहाँ पर उनको पक्का कर दिया कि आप इसको संभालें। अब ये फवाद चौधरी साहब, अब मुझे नहीं पता वो कैसे इसको पूरी वजारत को हैंडल करेंगे कि जब तक हुकूमत ना डिलीवर कर रही हो, जब तक वज़ीर ना डिलीवर कर रहे हो, 60 वज़ीर कुछ नहीं कर रहे बैठे हुए, और उसके बाद एक अकेला वज़ीर इतलात जो है ना उसने सब ओके की रिपोर्ट उन्होंने शाम को फाइल पेश कर देनी है। और क्योंकि शिबली फराज साहब नहीं कर सके तो लिहाजा उनको साइड पर कर दिया गया कि भाई साहब आप जहाँ साइंस संभालें, और शिबली साहब का इतना ही साइंस से तल्लुक़ जितना आपका मेरा होगा। बहरहाल वो देखते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर। सो एक चीज़ उन्होंने वहाँ पर एक उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है फवाद के लिए कि वो कैसे काले को चिट्टा साबित करें, चिट्टे को काला साबित करें और इमरान खान साहब और उनकी टीम को खुश करें। वज़ीर डिलीवर करें ना, डिलीवर करेंगे तो वज़ीर इतलात जाके प्रोपागेट करेगा, मीडिया के साथ शेयर करेगा या हमें बताएगा जी हमने क्या क्या तीर मारे हैं। तीर ही कोई ना चलाए तो वो कैसे बताए जी हमने फौजें लेके गए थे तबाह कर दे। सो फवाद का सबसे मुश्किल काम है, काम उन्होंने ले तो लिया। अब मुझे नहीं पता मीडिया के साथ फिर लड़ाई होगी उनकी, या वो मीडिया के साथ बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और अपने वज़ीरों को भी ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे हजूर आप भी कुछ इस पर कम्फर्ट जोन पे करें। लास्टली जो है वो बड़ा वो है शौकत तरीन का आना जो है वो एक बड़ा मेजर मेरा ख्याल है एक डेवलपमेंट है खान साहब के लिए। बड़ा मुश्किल फैसला था। खान साहब तो बड़े अरसे से चाह रहे थे, शौकत तरीन साहब को हमारे फौजी भाई भी बड़ा पसंद करते हैं, माजी में भी रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब आना नहीं चाह रहे थे। इससे पहले भी वो अगर हफीज़ शेख साहब वाला याद हो, हफीज़ शेख साहब से पहले भी इन्हीं ऑफ़र की गई थी, लेकिन वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि मेरे ऊपर नैब के केसेज हैं, मेरे ऊपर फिर अनवर मजीद जो फेक केस में
ये आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन है, 40 अरब रुपए का जो जैली बैंक अकाउंट्स आए थे उसमें वो इनके समझे हैं, बच्चों में इनकी शादियाँ हुई हैं। सो उनका भी बैगेज है, शौकत तरीन का अपना भी है, बैंक का भी अपना वो डिज़ाल्व करके हैं, मर्ज करके हैं। सो उन पर तनकीद भी आती है कि अपना बैंक उनसे नहीं चलाते, वो वजारत कैसे चलाएंगे। अच्छा ये माजी में उन पर नैब का केसेज है, यहाँ पे रेंटल का ये स्कैंडल आया था, वो भी उसके उंगलियाँ जो हैं उन्हीं की तरफ जाती हैं, उन पर केस आता है, स्कैंडल आता है कि उन्होंने एडवांसेज जो हैं बहुत ज़्यादा दे दिए थे, जिसकी वजह से 180 बिलियन रुपीज़ के करीब इस मुल्क के डूब गए थे। सो वो भी बर्डन कैरी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो बात कहते हैं कि इमरान खान साहब उनसे बड़े मुतासर हैं और ये जहांगीर तरीन के बाद शौकत तरीन से बड़े मुतासर थे, और अक्सर वो ऑफ द रिकॉर्ड उनको बनी गाला या घर बुलाकर बैठ के फाइनेंशियल इशूज़ पे या फाइनेंसेस पे उनसे फीडबैक लेते थे और उनकी पॉलिसीज़ को वो बड़ा गौर भी करते थे। सो अल्टीमेटली उन्होंने कमेटी भी बनाई थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा स्टेयरिंग, जिसमें कन्वीनर उन्होंने बना दिया था कि चलें अगर हम इसको सामने नहीं ला सकते तो वाया भटिंडा इनको आगे लेकर आते। लेकिन लगता है ये कि आखिरकार खान साहब ने फैसला कर दिया कि जो भी क्रिटिसिज्म आती है, जो भी जिसने बम तोप गोला या जहाज़ हमारे पे चलाना है चला दें, हम शौकत तरीन साहब को भी लेके आए। अब हो ये रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारा नज़ला तो डालते हैं पिछली हुकूमतों में कि उन्होंने बर्बाद किया, तबाह किया, लेकिन पता ये चलता है कि वज़ीर ख़जाना तक जो है ना वो हफीज़ शेख हो, शौकत तरीन हो, वो सारे के सारे पिछली हुकूमतों से ही चले आ रहे हैं। उनकी अपनी कैबिनेट जो है वो ज़्यादा से आधे से ज़्यादा जो पिछलों पे उस पर बैठी हुई है। बहरहाल देखते हैं कि उनके शौकत तरीन साहब जो हैं जो पीपल्स पार्टी दौर में वो डिलीवर अपने थे नहीं कर सके थे, अब कैसे वो डिलीवर करते हैं और इमरान खान साहब उनको कितनी स्पेस देते हैं। बहरहाल मौका देना चाहिए, लेट्स सी। हुआ वही कुछ है जंग अजीम वाला मैंने लतीफ़ा सुनाया था कि अल्टीमेटली वर्दियाँ एक दूसरे के साथ उन्होंने और उनकी बंदूकें, टोपियाँ और उनकी जुराबें और तस्मे वगैरह उनके साथ बदल दिए गए हैं। जो एक वजारतों में डिलीवर नहीं कर सके अब दूसरी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल आने वाले दिनों के लिए हम इसको रखते हैं ज़रा।